बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। प्लेट गर्डर, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं? अ गर्डर इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी हैवी लोड्स ऑन रिलेटिवली लॉन्ग स्पैन्स। ठीक है, देखिए गर्डर बेसिकली बीम ही है। ठीक है, क्यों बीम मैंने इधर कहा है? क्योंकि देखिए बीम आपके पास होता है फ्लेक्सुरल मेंबर, और गर्डर के लिए भी आपके पास ये है एक फ्लेक्सुरल मेंबर। सही है, लेकिन चूंकि आपके पास जहाँ पे लॉन्गर स्पैन्स चाहिए होते हैं वहाँ पे आप गर्डर, मतलब जब बीम का साइज बड़ा हो जाता है ना, हम उसको गर्डर बोल देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो जाती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए इसको फिर हम गर्डर कहते हैं। और इसका डिज़ाइन बीम से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बिहेवियर इसका सेम है। ये भी एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। इसमें लोड्स जो हैं वो बीम की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका स्पैन भी बीम की निस्बत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपके पास देखें एक एग्जांपल है, केबल स्ट्रेट ब्रिज है आपके पास। केबल स्ट्रेट ब्रिज मैंने आपको समझाया था, शायद आपको याद हो। उसमें देखें, ये देखें, ये जो सर्कल इन्होंने लगाया हुआ है, इसमें ये सेक्शन आपके पास, ये देखें, ये आपके पास गर्डर है, और ये बहुत बड़ा गर्डर है। ठीक है, प्लेट गर्डर। ये देखिए प्लेट गर्डर के साथ फिर आपके पास ये केबल्स हैं, वो डायरेक्ट केबल्स ने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, प्लेट गर्डर्स आर टिपिकली यूज्ड एज व्हाट? लॉन्ग स्पैन। ठीक है, पहली चीज है लॉन्ग स्पैन। फ्लोर गर्डर्स इन बिल्डिंग्स। आगे बात समझ कि आपके पास जो फ्लोर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करता है। आप इस तरह समझ लें कि आपके पास जो फ्लोर है उसका सारे का सारा लोड गर्डर्स के जरिए से, मतलब स्पैन लॉन्ग है तो उस पे आप प्लेट गर्डर्स यूज करते हैं और सारा लोड उस पे जाता है। ठीक है, ब्रिज गर्डर्स के तौर पे, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड पे एग्जांपल देखी, एंड एज क्रेन गर्डर्स इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्रेन गर्डर के तौर पर भी आपके पास ये इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में यूज होता है। कॉमनली टर्म गर्डर रेफर्स टू अ फ्लेक्सुरल क्रॉस सेक्शन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कॉमनली कहते हैं कि जो आपके पास टर्म गर्डर यूज होती है उसका क्या मतलब है कि एक ऐसा फ्लेक्सुरल क्रॉस सेक्शन जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट से मिल के बना हो। सही है, ये हम स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करें, आप लोग जहन में रखें। दे आर जनरली कंसिडरेबली डीपर देन द डीपेस्ट रोल्ड सेक्शंस। जो आपके पास कहता है कि एसीआई के जो आपके, सॉरी एसीआई कहता हूँ, एआईएससी एलआरएफडी का जो मैनुअल है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास मैनुअल है, और इसमें ये आपके पास ये देखें, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, ये रोल्ड सेक्शंस हैं और इसकी अपनी अपनी डेप्थ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपके पास 16 इंच की डेप्थ है। ठीक है, यहाँ पे देखें 21 इंचेस, यहाँ पे देखें 27 इंचेस, यहाँ पे 36 इंचेस, यहाँ पे 44 इंचेस। ठीक है, तो यानी कि डीपेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम डब्ल्यू शेप्स की बात करते हैं तो आपके पास जो डीपेस्ट सेक्शन है तो वो 44 इंच डीप है। ठीक होगी बात, समझ आ रही है आपको? तो कहता है कि उस रोल्ड सेक्शन जो कि डीपेस्ट आपके पास अवेलेबल है उससे भी ज्यादा आपके पास जब डेप्थ रिक्वायर्ड होती है ना, ठीक है, और यूजुअली हैव वेब्स थिनर देन रोल्ड सेक्शन, और फिर आप जो वेब है तो उसको थिन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वेब का देखिए प्राइमरीली आपके पास जो पर्पस होता है तो वो टू रेजिस्ट दी शेयर। ठीक है, तो उसके लिए उसकी डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और कहते हैं हम इसकी थिकनेस को कम से कम रखते हैं। तब आप डिफरेंट प्लेट्स को आपस में कंबाइन करके, ज्वाइन करके और प्लेट गर्डर बना देते हैं। ठीक है, कि ऐसा सेक्शन जो आपको तैयार ना मिले, ये देखें डीपेस्ट रोल्ड सेक्शन जो आपके पास तैयार पड़े हुए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर आप प्लेट गर्डर की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? Modern plate girders are normally fabricated by welding together two flanges and a web plate। देखें बहुत ही एक आसान डेफिनेशन उसने आपको बता दी है कि प्लेट गर्डर कैसे बनता है। ये आपके पास अलग प्लेट है, ये आपके पास अलग प्लेट है, ये आपके पास अलग प्लेट है। अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इनमें से सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये प्लेट्स एज अ फ्लेंज आ जाएंगी और मेरा काम पूरा हो जाएगा, और ये एज अ वेब आ जाएगी। कहते हैं इनको आपने एज अ देखें फिलेट वेल्ड यहाँ पे भी कर दिया, फिलेट वेल्ड यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, तीन प्लेट्स को आपने आपस में जोड़ा के क्या बना दिया? एक प्लेट गर्डर बना दिया। ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल आपके पास। प्लेट गर्डर्स आर
at their most impressive in modern bridge construction, where main spans of well over 200 meters are feasible. ये 200 मीटर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, इसको आप मामूली चीज ना समझे। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करें 200 इंटू 3.3 फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ तो 660 फुट, ठीक है। यानी कि यूजुअली जो आप अपना नॉर्मल ये जो आप ब्रिजेस देख रहे हैं या फ्लाईओवर देख रहे हैं इसमें एक कंक्रीट का जो गर्डर है ये आपके पास 100 फीट होता है, ठीक है। और स्टील गर्डर आपको कितना दे रहा है, तकरीबन 650 फुट विथ कोरिस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन डेप्थ। कोरिस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन डेप्थ का क्या मतलब है, ये देखें जहां पे आपके पास शीयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है सपोर्ट के करीब, वहां पे उसकी डेप्थ देखें आप इसको रिलेटिवली ज्यादा कर रहे हैं। और आगे जाते जाएं जहां पर आपके पास शेयर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो आप देखें डेप्थ को कैसे कम करते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे डेप्थ को देखें, कहता है फिर इससे आगे कंटिन्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट डेप्थ है। अब इस डेप्थ को देखें, चले मैं आपके लिए बना लेता हूँ। ये रेक्टेंगल देखें कि सेंटर के ऊपर आपके पास ये डेप्थ है और सपोर्ट के ऊपर देखें उसकी डेप्थ आपने डबल से भी ज्यादा की हुई है, ठीक है। हॉन्च्ड ओवर द सपोर्ट्स इन द रेंज ऑफ 5 to 10 मीटर, ठीक है। तो ये देखें ये आपने सपोर्ट के ऊपर जो देखो हॉन्च यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने इसको हॉन्च कर दिए, ठीक है। किस तरीके से, मतलब आपके पास ये पोर्शन वो हो गया शेयर में, इसको आपने इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कर दिया, सही है। बिकॉज प्लेट गर्डर्स आर फैब्रिकेटेड सेपरेटली, तो कहता है कि आप इसको अलग अलग बनाते हो ना प्लेट्स को, वेब की प्लेट्स कहीं और बन रही हैं, फ्लेंज की प्लेट्स कहीं और बन रही हैं, फिर आप इनको अलग अलग जो है तो वो फैब्रिकेट करते हो, इकट्ठ एक जगह पे ला के आप इसको ज्वाइन करते हो। Each may be designed individually to resist the applied actions using proportions that ensure low self weight and high load resistance। देखें आपने एनालिसिस किया, उसमें आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की डायग्राम आ गई, शियर स्ट्रेस की डायग्राम आ गई, तो अब आपको पता है कि आपकी वेब के ऊपर कितने स्ट्रेसेस हैं। तो कहते हैं आप अलग से उसके लिए एक प्लेट को डिजाइन कर लो और उस प्लेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जिसका सबसे कम वेट हो और हाई लोड रेजिस्टेंस हो। इसी तरह फ्लेक्चुरल के लिए आपने फ्लेंजेस को डिजाइन कर लेना है। Changes in cross section, there is also considerable scope for variation of cross section in the longitudinal direction। ये चीज अच्छा उस पिछली एग्जांपल में हम देख भी चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिए ये तस्वीर। A designer may choose to reduce the flange thickness in a zone of low applied moment। अच्छा कहता है कि आपके पास जहां पे फ्लेक्चुरल स्ट्रेसेस, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपके पास जो बिल्कुल सेंटर होता है वहां पे आपके पास मैक्सिमम फ्लेक्चुरल स्ट्रेसेस होते हैं क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है, ठीक है। अब वहां पे कहते हैं आपके पास फ्लेंज की थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सपोर्ट की तरफ आएंगे तो आपके पास वो रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो कहते हैं कि आप वहां पे क्या कर सकते हो, कम थिकनेस की प्लेट्स को भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं अ डिजाइनर में चूज टू रिड्यूस द फ्लेंज थिकनेस, ठीक है, या उसकी ब्रेड। सेंटर में आपने जो प्लेट लगाई थी फॉर एग्जांपल उसकी विड्थ या ब्रेड जो थी तो वो 15 इंच थी, आप सपोर्ट के करीब जाते गए तो आपने उसको 15 से 12 कर दिया और 12 से 10 कर दिया, आप मटेरियल सेव करते गए, ठीक है। या अगर आपके पास थिकनेस 1 इंच थी तो आप उसको हाफ इंच कर दिया। इक्वली इन अ जोन ऑफ हाई शेयर, जैसे कि सपोर्ट्स के करीब आपके पास शेयर बहुत हाई होता है, द डिजाइनर माइट चूज टू थिकन द वेब प्लेट। तो वहां पे कहते हैं कि आप वेब की प्लेट को थिक कर सकते हो और जैसे जैसे आप वहां पे जाओ सेंटर की तरह जाओ तो आप वेब को पतला करते जाओ। अच्छा चेंजेस इन मटेरियल, कहते हैं अल्टरनेटिवली, कहते हैं कि एक तो आपके पास पिछला वो था कि आप चेंज इन क्रॉस सेक्शन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि हायर ग्रेड स्टील माइट बी एम्प्लॉयड फॉर जोन्स ऑफ हाई अप्लाइड मूवमेंट एंड shear while standard grade would be used elsewhere। So called hybrid girders with different strength material in the flanges and the web offer another possible means of more closely matching resistance to requirements। तो देखो दो तरीके आपके पास कि या तो आप उसके क्रॉस सेक्शन को कम कर दो जहां पे रिक्वायरमेंट कम है, और या फिर कहते हैं कि वहां पे मटेरियल चेंज कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो स्टील्स हैं, एक का फ्लेक्चुरल, एक का यील्ड स्ट्रेंथ है 60 और दूसरे का यील्ड स्ट्रेंथ है 40। तो कहते हैं कि जहां पे आपके पास फ्लेक्चुरल स्ट्रेसेस ज्यादा हो वहां पे 60 यूज करो, जहां पे वो कम होते जाए वहां पे 40 यूज कर दो, और यही शेयर के केस में भी है। सही हो गया ना।
ये आपके पास क्या है, प्लेट गर्डर विथ स्प्लाइस एंड वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। ये देखें, ये आपके पास प्लेट गर्डर है, उसमें आपको इसने दो जोन शो किए हुए हैं। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि जोन 1 एंड जोन 2। जोन 1 आपका है, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं तो जोन 1 आपका वो है कि सपोर्ट के करीब, ठीक है, जहां पे आपकी बेंडिंग मोमेंट बहुत कम होती है और शेयर हाई होता है। और जोन 2 आपका बिल्कुल सेंटर में, जहां पे आपका बहुत कम शेयर होता है और बेंडिंग मोमेंट बहुत हाई होती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो क्या हुआ कि जहां पे मूवमेंट हाई है, देखें वहां पे फ्लेंज की थिकनेस चेक करें, ऊपर भी और नीचे भी, एज कंपेयर टू सपोर्ट के करीब। यहां पे फ्लेंज की थिकनेस देखें, सही हो गया। ये मैंने आपको मूवमेंट को वो करा दिया, कंपैरिजन करा दिया। अब कंपेयर करें शेयर को। यहां पे देखें आपके पास हाई शेयर है, यहां पे आपके पास लो शेयर है। तो दोनों में आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है? कहते हैं कि यहां पे आपके पास वेब की जो थिकनेस है वो कितनी है, 12 mm। ये जो आपके पास ये सारी वेब है ना, ये देखिए ये वेब है, ये वेब है सारी। तो वेब की थिकनेस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ सकती क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू आपकी स्क्रीन है। तो कहते हैं 12 mm की वेब आपने यहाँ पे यूज की, जबकि यहाँ पे आपने कितने mm की वेब यूज की, 10 mm की। ठीक हो गया एक चीज। और वेब की डेप्थ चेक करें, इधर वेब की डेप्थ है 2.38 मीटर और यहाँ पे वेब की डेप्थ है 2.42 मीटर। सही है। तो आपने वेब की डेप्थ भी चेंज कर दी, वेब की थिकनेस भी चेंज कर दी। ये है आपके पास प्लेट गर्डर की डिटेल। बाकी मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे 40 mm थिकनेस है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, और यहाँ पे 60 mm थिकनेस है फ्लेंज। ठीक है। तो ये आपके पास वो है, क्या कहते हैं अपना, प्लेट गर्डर की डिटेल्स हैं कि आप कैसे शेयर और फ्लक्चर जहाँ पे कम ज़्यादा हो तो आप अपनी क्रॉस सेक्शन को चेंज कर सकते हैं। प्लेट गर्डर विद हॉन्चेस, टैपर्स एंड क्रैंक्स। ठीक है। ये आपके पास प्लेट गर्डर है जिसमें आपके पास हॉन्चेस, ये देखें, ये आपके पास ये जो एलिमेंट है या पार्ट है इसको हॉन्च कहते हैं। ठीक है। ये जो आपके पास है ये वाला, इसको टैपर कहते हैं या टेपर कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपके पास अरेंजमेंट है इसको क्रैंक बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नोट्स कहता है कि स्प्लाइसेस नॉट शोन, इसमें आपने स्प्लाइसेस नहीं शो किए हुए, कैम्बर शो नहीं किया हुआ, वेरिएशन इन फ्लेंजेस नॉट शोन, वेरिएशन इन वेब नॉट शोन, वेरिएशन इन मटेरियल स्ट्रेंथ नॉट शोन। ठीक है। कहते हैं टिपिकली आपको तीन फिनोमेना सिर्फ समझाने हैं कि हॉन्च किसे कहते हैं, टैपर किसे कहते हैं और क्रैंक किसे कहते हैं। सही है। अच्छा, any cross section of a plate girder is normally subjected to a combination of shear force and bending moment। जिस तरह आपके पास बीम के हर जगह पे shear force भी होती है, bending moment भी होती है, तो इसी तरह plate girder में भी होती है। ठीक है। The primary function of the top and bottom flange plates of the girder is to resist the axial compressive and tensile force arising from the applied bending moment। ठीक है। कहता है कि फ्लक्चर की वजह से आपके पास एक्सियल लोड्स आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली टॉप और बॉटम फ्लेंजेस में, ठीक है, या प्लेट्स में। अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड है तो आपके पास ऊपर जो है तो वो कंप्रेशन होगी, नीचे जो है तो वो टेंशन होगी। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वेब प्लेट इज टू रेजिस्ट द अप्लाइड शेयर फोर्स, और ये मैं आपको समझा चुका हूं और आपको ये पता भी है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। प्लेट गर्डर्स आर नॉर्मली डिजाइन टू सपोर्ट हैवी लोड्स ओवर लॉन्ग स्पैन्स, ये मैं आपको समझा चुका हूं शुरू पे ही। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इन सिचुएशंस वेयर इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन एफिशिएंट डिजाइन बाय प्रोवाइडिंग गर्डर्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इसमें यह है कि आप इसमें वेट को बहुत कम रखते हो। ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास जैसे जैसे स्पैन ज्यादा होता जाता है ना, वैसे वैसे आपके पास वेट की बहुत अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर अगर 600 फुट का आपके पास स्पैन है तो जाहिर बात है कि आप उसमें वेट से जेड लोड होगा वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा बेंडिंग मोमेंट जनरेट करने में। तो अगर वेट ज्यादा होता गया तो वो फिर आपके पास फिजिबल नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कंक्रीट के प्री स्ट्रेस गर्डर्स हैं वो हम इतने लंबे स्पैन्स के लिए नहीं रखते। ये बीआरटी में आपके पास जितने भी फ्लाईओवर्स बने आपने देखे होंगे। ठीक है। एक खास हद है, 100 फुट तक हम उसको रखते हैं, क्योंकि फिर डिफ्लेक्शन इतनी जनरेट हो जाती है कि जिसको रोक नहीं सकते। सही है। To produce the lowest axial flange force for a given bending moment, the web depth must be made as large as possible। बात समझ आ गई है कि एक्सियल फ्लेंज फोर्स जो कि फ्लक्चर की वजह से जनरेट हो रही है,
उसको गिवन बेंडिंग मोमेंट में कम से कम रखने के लिए आप कहते हैं कि वेब डेप्थ जितना ज्यादा रखें वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होगा, देखिए लोड की वजह से आपके पास अप्लाइड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होगी, ठीक है। और प्लेट गर्डर आपका क्या है, वो रेसिस्ट करेगा उसको। तो आपके पास जो फार्मूला था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको अगर आरसी का फार्मूला बताऊं, तो आपके पास कैपेसिटी का क्या फार्मूला था, ए एस एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई टू। तो वो डी माइनस ए बाई टू क्या था, वो था आपके पास टेंशन और कंप्रेशन के दरमियान मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि देखें एक्सियल फ्लेंज ऊपर और नीचे वाली के दरमियान आपके पास क्या है, वेब। तो कहते हैं वेब की डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके पास मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा और उतने ही आपके पास डिमांड कम होगी। क्यों डिमांड कम होगी, क्योंकि आपके पास मूवमेंट आर्म ज्यादा होने से कम फोर्स पे भी ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगी, ठीक है। टू रिड्यूस द सेल्फ वेट द वेब थिकनेस मस्ट बी रिड्यूस टू अ मिनिमम, यानी वेब की डेप्थ आप ज्यादा रख सकते हैं लेकिन उसकी थिकनेस को कम रखें। As a consequence, in many instances, the web plate is of slender proportions and is therefore prone to buckling at relatively low values of applied shear. तो कहते हैं कि इन तमाम वजूहात के पेश नज़र कि आप फ्लेंजेस के ऊपर से डिमांड हटाने के लिए वेब की डेप्थ को ज़्यादा रखते हो और वजन की वजह से आप वेब की थिकनेस कम रखते हो, तो इसकी वजह से आपकी जो वेब है वो सिलेंडर हो जाती है और वो बहुत कम लोड पे भी बक्कल हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए कहते हैं फॉर एफिशिएंट डिजाइन इट इज यूजुअल टू चूज अ रिलेटिवली डीप कर्डर, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, दस मिनिमाइजिंग द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लेंजेस फॉर अ गिवन अप्लाइड मोमेंट। सही है, अभी मैंने आपको तफसील से समझाया। दिस ऑब्वियसली इंटेल्स अ डीप वेब whose area will be minimized by reducing its thickness to the minimum required to carry the applied shear, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि वेब की डेप्थ आप ज्यादा करेंगे लेकिन उसकी थिकनेस कम रखेंगे। सच अ वेब में बी क्वाइट सिलेंडर। अच्छा, ये मेरा ख्याल है वो पिछली स्लाइड को इन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें वही हैं जो हम पिछली स्लाइड पर डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड मे बी प्रोन टू लोकल बकलिंग एंड शेयर बकलिंग, ठीक है। तो कहते हैं कि सिलेंडर वेब है आपकी तो वो बकल हो सकती है आपके पास। लोकल बकलिंग भी हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में जब हम पढ़ रहे थे बीम का डिजाइन, ठीक है। वेब बकलिंग डज नॉट डिटरमिन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट गर्डर। ये याद रखें कि वेब अगर बकल हो जाए तो इट डज नॉट डिटरमिन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट गर्डर। प्लेट एलिमेंट्स डू नॉट कोलैप्स व्हेन दे बकल, दे कैन पोजेस अ सब्सटेंशियल पोस्ट बकलिंग रिजर्व ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कहते हैं अगर आपके पास प्लेट अगर बकल हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो प्लेट गर्डर है वो कोलैप्स हो जाएगा, बल्कि बकल होने के बाद भी उसमें पोस्ट बकलिंग रिजर्व होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। फॉर एन एफिशिएंट डिजाइन, अच्छे डिजाइन के लिए एनी कैलकुलेशन रिलेटिंग टू द अल्टीमेट लिमिट स्टेट शुड टेक द पोस्ट बकलिंग एक्शन इनटू अकाउंट। कि अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो बकलिंग के बाद का जो आपके पास उसका एक्शन है उसको आपने जहन में रखना है। आपको बिहेवियर का पता होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिक्स का पता होना चाहिए आपको। देखिए मैकेनिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी भी टाइम है आपके पास, सिंगर की बुक उठाएं। मैं बार बार सिंगर की बुक इसलिए कहता हूँ कि बहुत आसान जबान में लिखी हुई है, ठीक है। सिंगर की बुक उठाएं और तफसील से पढ़ें। थिक वॉल्ड सिलेंडर्स, थिन वॉल्ड सिलेंडर्स। अब देखिए यहाँ पे सारा आपका थिन वॉल्ड सिलेंडर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास बीम्स, कॉलम्स, फ्लक्चर, शियर, टॉर्जन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें अपने आप को जितना मजबूत करेंगे ना आपकी सारी जिंदगी आपको ये चीजें काम आएंगी, अगर तो आप लोगों ने सिविल इंजीनियर ही रहना है तो। अच्छा जी, क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर में बी बेस्ड ऑन, कहते हैं कि आपके पास 4 क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्या क्या? इलास्टिक बैंड बकलिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिक शियर बकलिंग स्ट्रेंथ। दोनों क्या थे? इलास्टिक थे, ठीक है। एक में आपने बेंडिंग का किया है कि बेंडिंग बकलिंग स्ट्रेंथ और दूसरा शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरा और चौथा क्या है? पोस्ट बैंड बकलिंग स्ट्रेंथ। इलास्टिक से निकल गया पोस्ट बैंड बकलिंग स्ट्रेंथ। क्या आपके पास बकलिंग हो गई है बेंडिंग में और आपके पास उसके बाद क्या स्ट्रेंथ है? और चौथा पोस्ट शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ, जिसको आप टेंशन फील्ड भी कहते हो, ठीक है। कि शेयर के बाद जो आपके पास वो बनती है, मतलब बकलिंग हो गई है आपके पास, तो जाहिर बात है कि आपका जो वो है वेब है, वेब बोल दें, फ्लेंज बोल दें, लेकिन शेयर में तो वेब ही होगा। वेब में आपके पास जाहिर बात है अगर वो बकल हो गया तो उसमें टेंशन ही आएगी, ठीक है। तो
टेंशन फील्ड आपके पास, यानी कि यील्ड के बाद जो अल्टीमेट की तरफ जा रहा है वो प्लेटू, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, कहते हैं द डिजाइनर हैज द चॉइस ऑफ फॉलोइंग 4 कॉम्बिनेशंस। आप इलास्टिक बैंड बकलिंग प्लस इलास्टिक शेयर बकलिंग कर सकते हैं। ये क्या है? कन्वेंशनल फ्लेक्सुरल बिहेवियर है। दूसरा, इलास्टिक बैंड बकलिंग और शेयर को आप पोस्ट कर दें, या बैंड को पोस्ट कर दें, इलास्टिक शेयर कर दें, या दोनों को पोस्ट कर दें। ठीक है, तो चारों में से आप कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो पहला आप पढ़ते हैं कि इलास्टिक बैंड बकलिंग स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। सही हो गया। इलास्टिक बैंड बकलिंग स्ट्रेंथ आपके पास है द एक्सट्रीम फाइबर बेंडिंग स्ट्रेस एट विच अ परफेक्टली फ्लैट वेब बकल्स। क्या मतलब कि देखें, बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास फ्लेंजेस में ही है। ठीक है, एक चीज को आप ध्यान में रखें। तो एक्सट्रीम फाइबर बेंडिंग स्ट्रेस एट विच अ परफेक्टली फ्लैट वेब बकल्स। ठीक है, आपके पास एक परफेक्टली फ्लैट वेब है जो कि बकल करता है इसके ऊपर। ठीक है, इज गिवन बाय एफ क्रिटिकल इज इक्वल टू 650,000 डिवाइड बाई बी बाई टी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये उसने देखो आपको फ्लक्चुरल स्ट्रेसेस की वो बताइए। देखो ये वेब में जो आपके पास फ्लक्चुरल स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो एक्सट्रीम फाइबर देखो आपके पास ये एक्सट्रीम फाइबर के बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक हो गया। यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.25 with respect to service load, bending stress FB gives an equation which is Ashto slenderness limit for plate girders webs। ठीक है, तो कहते हैं ये जो हमने पिछली स्लाइड पे इक्वेशन देखी है, इधर से कहते हैं आपके पास आ जाती है कि h बाई टी, यानी कि डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ वेब इज इक्वल टू 23,000 डिवाइड बाय अंडर रूट एफ बी बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यूजिंग आस्टो अलाउेबल स्ट्रेस, ये जो हमने पढ़ा था कि आस्टो आपके पास 0.55 एफ वाई लेता है, h बाई टी आपके पास यहाँ पे जब आपने पुट किया इसको, ठीक है, इज इक्वल टू एफ वाई आपके पास क्या होता है A36 के लिए 36। ठीक है, तो 165 फॉर A36 स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 यूज किया और आपके पास क्या आ गया h बाई टी 165। ठीक है, यानी कि आपकी जो डेप्थ ऑफ दी वेब है वो थिकनेस के 165 टाइम्स से ज्यादा ना हो। ठीक हो गया। The bend buckling resistance of beam webs can be increased considerably by reinforcing the cylinder webs with longitudinal stiffeners। देखें, ये आपके पास वेब है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको। इसको कहते हैं कि बकलिंग में, ये देखो ये जो बकल हुआ है, इस बकलिंग से रोकने के लिए कैसे आप वो कर सकते हैं। कहते हैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है, ये लॉन्गिट्यूडनली आप इसको, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है, अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप इसको स्टिफनर कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि आपके पास ये जो वेब है, ये देखिए ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। ठीक है, गर्डर इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है, ये इसकी डेप्थ है। अब अक्रॉस दी डेप्थ आप देखें इस कितनी बड़ी इसकी वो है, मतलब हाइट बोल दे, डेप्थ बोल दे, एज कंपेयर टू इट्स थिकनेस। और आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे आपने देखा कि h बाई टी आपके पास जो रेशियो है वो 165 के लगभग है। देखें लास्ट लाइन जो आपकी पे। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 mm अगर उसकी मैं लूँ, ये चलिए 1 mm को छोड़ें, अगर मैं 1 मीटर डीप लूँ, मेरे पास गर्डर है जो कि 1 मीटर डीप है। ठीक है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसकी जो मेरे पास थिकनेस होगी वो कितनी होगी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 165, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होगी। नाउ अभी आप अपने पास अंदाज़ा करें कि 6 मिलीमीटर थिकनेस कितनी होती है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है 3 सूतर होती है, 0.375। सही है। और अगर मैं 6 मिलीमीटर को कन्वर्ट करूं इंचेस में, तो डिवाइड बाई 25.4, तो मेरे पास आता है 0.36।
और 3 सूत्र है 0.375, यानी कि 2 सूत्र मेरे पास है 0.25। तो 6 मिलीमीटर आपके पास, यानी कि 2 सूत्र की एक पतली सी, और उसकी थिकनेस और उसकी डेप्थ कितनी है 1 मीटर 1000 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कितनी ज़्यादा जो है तो वो सिलेंडर है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ प्लेन इस तरह देखिए ये बकल होने की कोशिश करता है ये वेब। ठीक है, तो फिर आप लॉन्गिट्यूडनली, ये आप इसको लॉन्गिट्यूडनली क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मीन्स वेब्स थिनर देन दोज गिवन बाय द इक्वेशन कैन बी यूज्ड। और इसका मतलब ये है, वो कहता है कि आप जो आपको इक्वेशन देती है उससे भी ज्यादा थिन वेब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए, डेड लोड को कम करने के लिए। ठीक है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स यूज करते हैं। दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स टू वेल्डेड टू वेब। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है ये कहता है कि रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं और आपने इसको वेब के साथ क्या वेल्ड किया होता है अक्रॉस द लेंथ। ये देखें, ये आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं और आपने इसको वेब के साथ वेल्ड किया हुआ है। ठीक है, ट्रांसवर्स स्टिफनर्स में बी इन पेयर्स, one on each side of web, or they may placed on one side of web। ट्रांसवर्स स्टिफनेस क्या चीज है, तो ये देखें, ये है आपके पास ट्रांसवर्स स्टिफनेस, नजर आ रहा है, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल था और ये वाला ट्रांसवर्स है। तो कहता है कि देखिए आपके पास फ्लेंज होती है ना, और फ्लेंज के बिल्कुल मिड में आपका वेब होता है। तो ये देखिए वेब के एक साइड पे भी कहता है आप ट्रांसवर्स स्टिफनेस देंगे, और इसके वो जो दूसरी साइड है उधर भी ट्रांसवर्स स्टिफनेस देंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ वेब। और लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर को कहते हैं कि हम आमतौर पे, क्योंकि ये देखिए वेल्ड होता है ना, यहाँ पे आपने उसको क्या कहा, वेल्डेड, तो वेल्ड होता है तो उनके दरमियान परफेक्ट बॉन्ड होता है, तो आप कहते हैं उसको किसी एक साइड पे ही उसको उसके वेब के रख देते हो। ठीक है, अब ये उसने आपको एक एग्जांपल दी है, ये आपके पास है अनस्टिफन्ड प्लेट गर्डर। ये देखें, यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक प्लेट गर्डर है और उसमें कोई स्टिफनर कुछ भी नहीं है, आ रही है बात समझ। ये इसके ऊपर लोडिंग अप्लाइड है, ये इसकी फ्लेंज है बॉटम और ये इसकी फ्लेंज है टॉप, और ये बीच में वेब है। क्लियर है, ये मैं अगर आपको सेलेक्ट करके, ये आपके पास ऊपर वाली पिक्चर है, फिगर है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अब ये सेकंड वाली देखें जो है ट्रांसवर्सली स्टिफन्ड प्लेट गर्डर्स। अब वही प्लेट गर्डर है लेकिन आपने इसमें ये देखें ट्रांसवर्स स्टिफनर्स प्रोवाइड कर दिए। देखिए लोड भी वही है, ठीक है, फ्लेंजेस और वेब भी वही है, सिर्फ आपने क्या किया है, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और तीसरा आपके पास है कि जिसमें देखें ट्रांसवर्स तो मौजूद है ही है, आपने ये देखें लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो इस गर्डर से ज्यादा मजबूत ये वाला गर्डर है और इन दोनों से फिर मजबूत ये वाला गर्डर है। ठीक है, ये उनके क्रॉस सेक्शन है, ये देखें इसका क्रॉस सेक्शन ए सही है जो सीधे वाला है। तो चले मैंने पे आपको इसका दिखा दूं, ये देखें, ये आपके पास फ्लेंज ये वेब, और यहाँ पे भी आपने इसको वेल्ड कर दिया, और ये देखिए वेल्ड किया आपको उन्होंने दिखा दिया, और यहाँ पे भी आपने उसको वेल्ड कर दिया, और वेल्ड कौन सा है आपको उसने उधर दिखा दिया सारा। ठीक हो गया। अब सेक्शन बी को देखें, ट्रांसवर्स स्टिफनर, तो ये आपके पास है सेक्शन बी यहाँ पे। ठीक है, अब सेक्शन बी और सेक्शन सी यहाँ पे कि जो ट्रांसवर्स स्टिफनर है उसके। तो देखते हैं सेक्शन बी में देखिए आपके दोनों तरफ है ट्रांसवर्स स्टिफनर, नजर आ रहा है, और सेक्शन सी में देखें आपने एक तरफ ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड किया हुआ है। एक और चीज देखें कि ये इस फ्लेंज से स्टार्ट होता है इस फ्लेंज तक, जबकि ये देखें इस फ्लेंज से स्टार्ट होता है और इस फ्लेंज से थोड़ा ऊपर खत्म होता है। ठीक है, ये चीज भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इनके टाइप्स को देखते जाएं। एंड द लास्ट वन सेक्शन डी को देखें कि जिसमें आपके पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर दोनों है। तो ये देखें, ये आपका गर्डर है, ये वेब है, ये फ्लेंज है, ये आपके पास ट्रांसवर्स स्टिफनर है, और ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है जो कि जा रहा है अक्रॉस द लेंथ। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर है। तो क्या कहता है वो वेब स्टिफनर्स के बारे में, द मेन फंक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स इज टू इंक्रीज द बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वेब विद रिस्पेक्ट टू बोथ शियर एंड बेंडिंग लोड्स। ठीक है,
तो कहते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है ना आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है ये वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, ये चीज़, ठीक है। कहते हैं ये जो आप वेल्ड करते हो इसका क्या पर्पज़ है, कहते हैं कि ये आपके पास रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। कौन से रेजिस्टेंस को, बकलिंग रेजिस्टेंस को, ठीक है, वेब के विद रिस्पेक्ट टू बोथ शियर एंड बेंडिंग लोड्स, ठीक है। एन इफेक्टिव स्टिफनर विल रिमेन स्ट्रेट, एक इफेक्टिव स्टिफनर जो है, जो कि जिस पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं आप, जाहिर बात है कि उस पर्पस को फुलफिल करेगा तो वही इफेक्टिव होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट रहेगा, देयर बाय सब डिवाइडिंग द वेब पैनल एंड लिमिटिंग द बकलिंग टू द स्मॉलर सब पैनल्स। मैं आपको समझाता हूँ, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द गर्डर कैन बी सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पर देखें, कहते हैं कि ये जो आपके पास एक पैनल है, नजर आ रहे हैं ना, इसकी ये वाली डेप्थ है। आप कहते हैं आपने ये स्टिफनर लगा लिया ना, तो आप कहते हैं कि दो पैनल्स बन गए हैं, एक पैनल की ये डेप्थ है और एक पैनल की ये डेप्थ है। तो कहते हैं अब जो ये नया पैनल बना है ना, देखिए इसकी डेप्थ ज्यादा है ना, तो कहते हैं इसकी रिलेटिवली पुराने पैनल की डेप्थ क्या है, देखें फॉर एग्जांपल इस पैनल की डेप्थ देखें ये, और इस पैनल की डेप्थ देखें, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास पैनल की डेप्थ कम हो जाती है, जब आपके पास डिमांड कम हो जाती है तो आपकी जो है तो वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं रिजल्टिंग इंक्रीज इन द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द गर्डर कैन बी सिग्निफिकेंट, कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है गर्डर का। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ स्टिफनर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स लोकेशन इन द कंप्रेशन जोन, ठीक है। आपने जो स्टिफनर कंप्रेशन जोन में वो किया हुआ है, लगाया हुआ है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या एफिशिएंसी ऑफ स्टिफनर इज अ फंक्शन, ठीक है। ये एफिशिएंसी आपकी डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, कंप्रेशन जोन में जो उसकी लोकेशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो देखें अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है, तो यहाँ पे आपके पास अगर न्यूट्रल एक्सेस है, तो न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर कंप्रेशन जोन होता है ना, और नीचे टेंशन जोन होता है। तो ये देखिए कंप्रेशन जोन में कहते हैं कि आपने इसको कहाँ पे लगाया हुआ है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। द ऑप्टिमम लोकेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर हैज बीन डिटरमिन्ड टू बी एटलीस्ट h/5 फ्रॉम द कंप्रेशन एज, यानी अगर ये टोटल एच इधर से लेकर इधर तक आपकी 60 इंचेस है, 5 फुट है, तो 5 फीट डिवाइडेड बाय 5 तो 1 फीट, यानी इधर से आपने 1 फुट के फासले पर अगर आप लगाए ना, तो ये आपके पास कहते हैं कि ऑप्टिमम लोकेशन है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इसकी, ठीक है, इस स्टिफनर की, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर की। इन दिस केस k is equal to 129, the corresponding allowable web slenderness is h by t is equal to 330 as compared to 165। अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, ये देखें ये कि आस्टो ने जब आपको दिया है तो उस पे आपके पास A36 स्टील के लिए h by t रेशियो कितनी है, 165, और जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर यूज कर लें और उसको अच्छी जगह पे रख लें तो आपके पास कहता है k इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 165 की जगह 330, यानी कि आप 6 मिलीमीटर की जगह 3 मिलीमीटर का वेब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जरा, ठीक हो गया, इस हद तक आपको मार्जिन मिल जाता है। Stiffener acts as a beam supported at the ends where a vertical stiffener holds the web in line, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है वो आपके पास एज अ बीम एक्ट करता है, ठीक है, सपोर्टेड एट द एंड्स, कि आप ऐसी बीम है जिसको आप एंड्स पे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपके पास वर्टिकल स्टिफनर है, ट्रांसवर्स स्टिफनेस है, वो वेब को इनलाइन होल्ड करता है, ठीक है। उसकी बात करें, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इनलाइन का ये मतलब है कि ये जो आपका वेब है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द गर्डर, ये कहता है ये इन लाइन रहे, ठीक है, ये कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा बाहर ना हो जाए, और ये वाला जो है ये अक्रॉस द डेप्थ उसको ठीक रखता है, स्ट्रेट रखता है, ठीक है, अक्रॉस द डेप्थ, और ये जो ये वाला ट्रांसवर्स है ये अक्रॉस द लेंथ उसको स्ट्रेट रखता है। अगला कहता है स्टिफनर एक्ट एज अ बीम कॉलम एंड हेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनड इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो कहते हैं ये जो आपके पास दोनों स्टिफनर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, तो ये एज अ बीम और कॉलम एक्ट करते हैं, ट्रांसवर्स जो है वो एज अ कॉलम है, लॉन्गिट्यूडनल जो है एज अ बीम है, और कहते हैं इनको आपने प्रॉपर प्रोपोर्शन करना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल की टर्म्स में। आप रैंडमली उठा के नहीं दे देंगे कि भाई मैं ये वाली प्लेट स्टिफनर लगाऊंगा। आस्टो स्पेसिफाइज IS एज, IS क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिफनर इज इक्वल टू HT क्यूब into 2.4 A by H minus 0.13. Stiffeners
act as a beam supported at the ends where a vertical stiffener holds the web in line। अच्छा ये तो मेरे ख्याल है वो ऊपर वाली लाइन है, ये देखें यही लाइन है, ठीक है, रिपीट हो गई है। The stiffeners must also be proportioned to resist local buckling। लोकल बकलिंग हमने बीम के डिज़ाइन में पढ़ा था, आपको याद होगा कि लोकल बकलिंग क्या होती है। और कहते हैं कि हमने स्टिफनर्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि लोकल बकलिंग भी ना हो स्टिफनर्स के अंदर भी। फॉर प्लेट्स सपोर्टेड ऑन वन लॉन्गिट्यूडनल एज, कहते हैं वो प्लेट्स कि जिनको आप एक लॉन्गिट्यूडनल एज पे सपोर्ट करते हैं। आश्टो रिक्वायर b by t should be less than 1625 divided by under root fb, ठीक है। और fb आपको पता है कि 0.55 of fy। मल्टीपल लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस आर यूज्ड फॉर लार्ज डेप्थ वेब्स, ठीक है। कहते हैं कि आप लॉन्गिट्यूडनल, अभी तो आपने पीछे एक देखा था ना, ये देखें मैं आपको फिर ले जाता हूँ, ये देखें ये आपने सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर देखा है, ठीक है। ये कहते हैं कि एक, इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, मल्टीपल आप लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स यूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये एक है, ठीक है, तो कुछ और फासले पे दूसरा, कुछ और फासले पे तीसरा। एज लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर इज आल्सो एक्टिंग एज अ कॉलम, कहते हैं कि जैसे कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर जो है तो ये एज अ कॉलम भी एक्ट करते हैं। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर क्रिटिकल स्ट्रेस दैट एफ क्रिटिकल स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन 0.6 एफ क्रिटिकल ऑफ एफ, ठीक है। जो आपके पास फ्लक्चर में आ रहा है उसके 0.6 से ये ग्रेटर होने चाहिए इसमें क्रिटिकल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर इस वीडियो को रोक देते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा, हाँ तकरीबन 37 मिनट्स हो गए, और दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी कुछ रहता है इसमें, तकरीबन 50 से ज़्यादा स्लाइड्स रहती हैं। मैं अपनी कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लेन हो वो करूँ। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप LMS के ऊपर जो क्वेरी का सेक्शन है उसमें जाकर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सही है।